हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची एंड वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी सुपर टेट की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों में से कुछ अभी हाल ही में यूपी टेट का एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे और फिर नेक्स्ट मंथ आपका सी टेट का भी एग्ज़ाम है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन एग्ज़ाम्स को पहले फोकस करें जो आपके पहले एग्ज़ाम्स हैं, फिर उसके बाद आप सुपर टेट की जो भी वीडियोज़ है वो आराम से देख सकते हैं। सो गाइज हम यहाँ पर फिलहाल जो वीडियोस आपको दे रहे हैं वो दे रहे हैं सुपर टेट के लिए। और सुपर टेट में डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हम आपको वीडियोस दे रहे हैं, उनमें हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। एक बार आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो होगा नंबर जो क्लास नंबर है वो हमारी 15 है, यानी कि इससे पहले 14 क्लासेस हमारी हो चुकी है। आज का हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी को, टीचिंग मेथडोलॉजीज को और लाइफ स्किल्स को। और इसमें हम जीरो टू एडवांस लेवल, यहाँ पर मतलब ये है कि हर प्रकार के हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और सीडीपी टीचिंग मेथडोलॉजी और लाइफ स्किल्स का जो हमारा होगा वो पार्ट 3 है, यानी इसके भी हमने पार्ट 2 पहले डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो अगर आपको इनमें से कुछ भी आपने मिस किया है तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, ये था, मैंने आपको बता दिया जो भी चैनल पर अवेलेबल है उसको आप देख सकते हैं। अब आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो होगा हमारा सीडीपी से, यानी कि आप कह सकते हो चाइल्ड साइकोलॉजी से। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी से आज हमारा जो होगा पहले क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है, सीखी गई क्रिया का अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है। यानी कि मान लीजिए हम अभी कुछ सीख रहे हैं और उस चीज़ को हम पहली सीखी हुई चीज़ से क्या करें, कनेक्ट करें, तो उस परिस्थिति को, उसका यूज़ करना क्या कहा जाता है कि पहली जो आपको इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ अब आप प्रेजेंट में कर रहे हो, तो इसको कहा जाता है अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सीखी गई क्रिया का अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना आपका क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता क्या है। आप जानते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट में हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं वाइगोत्स्की की, और जीन पियाजे की भी पढ़ते हैं, और इनमें बहुत से डिफरेंसेस हैं। इनकी जो साइकोलॉजी है, इन्होंने जो अपने व्यूज दिए हैं उनमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन जो एक प्रमुख भिन्नता है, जो मेन डिफरेंस है, वो क्या है वाइगोत्स्की की थ्योरी में और जीन पियाजे की थ्योरी में, वो आपसे पूछा है। तो भाषा और चिंतन के बारे में जो उनकी दृष्टिकोण है वो सबसे भिन्न है। भाषा, ठीक है, जो लैंग्वेज होती है और जो हम चिंतन करते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में वाइगोत्स्की और जीन पियाजे की जो थियरी है उनमें सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। तो किसमें, एक भाषा में और एक किसमें, चिंतन में। तो आप ये दोनों पॉइंट यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे कि इनके जो मेन डिफरेंस इनकी थ्योरी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, कहता है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन है। यानी कि एक बुक है आपके पास, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, ये एक बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। तो इसको किसने लिखा है, इस बुक के ऑथर आपसे पूछे हैं कि कौन है, ये आपको बताना है। तो इस बुक को लिखा है मॉर्गन ने, आप ध्यान रखेंगे, इस बुक को किसने लिखा है, मॉर्गन ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी किसने लिखी है, मॉर्गन ने लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पर। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। पुनर्बलन होता है रीइंफोर्समेंट। ठीक है, पुनर्बलन को हम क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट। तो जो कॉन्सेप्ट दिया रीइंफोर्समेंट का वो किसने किया। तो हल का नाम आपने सुना होगा। तो जो हल है, इन्होंने पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, रीइंफोर्समेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसका प्रतिपादन किया हल ने, ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वो सीखना क्या कहलाता है? जब आप किसी वस्तु को छूकर यानी कि स्पर्श करके कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो सीखना, वो लर्निंग क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रत्यक्षात्मक सीखना। यानी कि प्रत्यक्षात्मक, आप उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से सीख रहे हो, वो आपके सामने है, आपने उसको क्या किया है? स्पर्श किया है, टच किया है। ठीक है, तो वो कौन सा सीखना हो जाता है? प्रत्यक्षात्मक सीखना। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कहता है। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता होती है पठार यानी कि प्लेटो, और यह उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ये किसने, ये एक कथन है, ये स्टेटमेंट है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? आपको ये बताना है। क्या स्टेटमेंट है? कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता होती है पठार यानी कि प्लेटो, और ये वो अवधि होती है जब क्रिया में, हमारी सीखने की प्रक्रिया में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही होती है, कोई भी उन्नति नहीं हो रही होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है रॉस का। आपने इनका नाम डेफिनेटली सुना होगा अगर आपने सीडीपी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। तो ये थियरी किसकी दी हुई है? रॉस की दी हुई है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर अच्छे से होगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजीज पर के कुछ क्वेश्चन के। अभी हमने चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखे हैं और अब हम बात करेंगे टीचिंग मेथोडोलॉजीज के कुछ क्वेश्चन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे, स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया एग्जाम में है कि जो जॉन डीवे हैं उनकी थियरी क्या कहती है कि जो स्कूल होता है वो एक कैसा इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन एक कैसा प्रोसेस है। ये आपको बताना है, बहुत सिंपल इंग्लिश है। आई थिंक यहाँ पर आपको हिंदी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि जो अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे, स्कूल एक कैसा इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन एक कैसा प्रोसेस है, यहाँ पर आपको फिल करना है। तो स्कूल इज अ सोशल प्रोसेस और एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। क्या ऑप्शन ए सही होगा? या फिर स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जबकि एजुकेशन एक फिलोसफिकल प्रोसेस है। स्कूल एक फिलोसफिकल इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन भी एक फिलोसफिकल प्रोसेस है। या फिर स्कूल एक एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन एक साइकोलॉजिकल क्या है, आपका प्रोसेस है, आपको ये बताना है। चार ऑप्शन आपके पास है, आपको सही आंसर यहाँ पर चूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे। यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर मेंशन है नाम किसका? जॉन डीवे का। तो स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है सोशल, स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन जो है वो भी एक क्या है? सोशल प्रोसेस है। ये कौन कहते हैं? जॉन डीवे कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू व्हाट। यहाँ पर आपसे पूछा है स्पेशल एजुकेशन के बारे में कि वो किससे रिलेटेड है। आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शंस को आप पढ़िए और तब अपना आंसर मार्क कीजिए और हम देखेंगे फिर राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है। स्पेशल एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है, विशिष्ट शिक्षा जो होती है स्पेशल एजुकेशन उसकी बात की गई है। और आप ध्यान रखेंगे स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली हर एग्जाम में देखने को मिलता है जहाँ पर भी सीडीपी आपसे पूछी जाती है। सो स्पेशल एजुकेशन किससे रिलेटेड है देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी, यानी कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड हैं। ठीक है, डिसेबल्ड का मतलब होता है किसी चीज का उनमें क्या है, कोई उनमें कमी है। ठीक है, तो उस प्रकार के बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। तो स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो स्पेशल एजुकेशन है वो डिसेबल्ड को के लिए जो एजुकेशनल प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस टाइम हम कर रहे हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपके पास यहाँ पर 4 या 5 चॉइसेस होती है। वो एग्जाम पैटर्न पर डिपेंड करता है कितनी चॉइस है, लेकिन आपके पास चॉइस है क्वेश्चन में चूज करने के लिए तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है।
4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपको सही आंसर मार्क करना है ए, बी, सी या डी में से जो भी आपका राइट आंसर होगा कि एमसीक्यू से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इवन एन inexperienced teacher can prepare the questions easily। इवन यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो inexperienced टीचर है कैन प्रिपेयर क्वेश्चंस इजीली। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक इनएक्सपीरियंस टीचर जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो भी क्वेश्चन आसानी से बना सकता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर व्हाट। जॉन डीवी के अनुसार स्कूल्स को बच्चों को किसके लिए जरूर प्रिपेयर करना चाहिए कि बच्चा उस चीज के लिए तैयार रहे। क्या वो रिसर्च है, क्या फ्यूचर लाइफ है, प्रेजेंट लाइफ है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, ये आपको बताना है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कोई भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। तो जॉन डीवी के अनुसार स्कूल्स को बच्चों को किस चीज के लिए जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं, प्रेजेंट लाइफ, दैट इज प्रेजेंट लाइफ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। यानी जॉन डीवी के अनुसार बच्चों को आपको प्रेजेंट लाइफ जो वो जीवन जी रहे हैं वर्तमान के लिए जरूर प्रिपेयर उनको करना आपको चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट टाइप ऑफ इवेल्यूशन यानी कि मूल्यांकन का कौन सा प्रकार आइडेंटिफाई करता है लर्निंग डिफिशियंसीज को एंड डिफिकल्टीज को ऑफ लर्नर्स। फिर से समझिए, व्हाट टाइप ऑफ इवेल्युएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर्स। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से अगर हम लर्निंग डिफिशियंसीज को कि लर्निंग में कुछ कमी है या फिर कुछ डिफिकल्टी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लर्निंग डिफिशियंसी है, लर्निंग में जो कमी है या फिर डिफिकल्टी आ रही है लर्नर्स को, तो उसका हम किस प्रकार, ये जानने के लिए हम किस प्रकार का इवेल्यूएशन करेंगे स्टूडेंट का। क्या वो प्लेसमेंट इवेल्यूएशन है, क्या वो समेटिव इवेल्यूएशन है, कॉन्टिन्यूअस है या फिर डायग्नोस्टिक है। ठीक है, आपको राइट आंसर मार्क करना है। सो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डायग्नोस्टिक। व्हाट टाइप ऑफ इवेल्युएशन आइडेंटिफाई, कौन से टाइप का मूल्यांकन आइडेंटिफाई करता है लर्निंग डेफिशिएंसीज को और डिफिकल्टीज को लर्नर्स की। तो वो होगा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अभी तक हमने बात कर ली है चाइल्ड साइकोलॉजी की क्वेश्चंस की और टीचिंग मेथोडोलॉजीज की। ठीक है, अब हम थोड़ा यहाँ पर बात करने जा रहे हैं लाइफ स्किल्स के बारे में। तो आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है इन तीनों सब्जेक्ट्स में को हम जिसमें कवर कर रहे हैं, थर्ड लेक्चर है। तो हम लाइफ स्किल्स के हर एक टॉपिक को उसमें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हर वीडियो में कुछ पॉइंट्स हम लेते हैं और हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिससे हमारा एक एक पॉइंट क्लियर रहे उसमें और कोई भी पॉइंट हमारा नहीं छूट पाए। तो चलिए अब लाइफ स्किल्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम समझते हैं कि आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या होने जा रहा है। तो उसको हम थोड़ा देखते हैं। आज हम बात करेंगे रचनात्मक सोच की, क्रिएटिव थिंकिंग की। ठीक है, रचनात्मकता क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है। तो आज हम यहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग की बात करेंगे, रचनात्मक सोच की बात यहाँ पर आज हम करेंगे। सो रचनात्मक सोच रखने वाले लोग अलग ढंग से सोचते और कार्यों को करते हैं। अलग ढंग से सोचने का क्या मतलब है, अगर आप क्रिएटिव हो तो आप एक चीज के कई पहलू को देखते हो, सिर्फ एक चीज पर नहीं रहते हो। ठीक है, तो अगर आप कई पहलू को देख पाओगे तो आप और लोगों से अलग सोच पाओगे और अपने काम को अलग तरीके से भी कर पाओगे। नेक्स्ट कहता है उनके पास काम करने और नए नए तरीके होते हैं, काम करने के उनके पास नए नए तरीके होते हैं और उनके विचार भी अन्य लोगों से अलग होते हैं। वह नए और भिन्न तरीके से कार्य करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि उनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, पर्टिकुलर एक चीज के लिए भी उनके पास बहुत सारे क्या होते हैं, आइडियाज होते हैं। तो उनके पास कई तरह के जो होता है अन्य लोगों से क्या होते हैं, उनकी डिफरेंट थिंकिंग होती है और वो कई तरह से कार्य को कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे भावनात्मक समझ की, कि आपको कितनी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, कितनी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है आपको, हम उसकी बात करेंगे भावनात्मक समझ की।
तो पहला पॉइंट कहता है भावनात्मक समझ का मूल अर्थ अन्य लोगों को समझना है। ठीक है, इसमें सबसे मेन चीज क्या है कि आप दूसरे लोगों को समझें, दूसरे लोगों के पॉइंट को समझें। दूसरा कहता है सामान्य तौर पर जिसे हम समझ कहते हैं वो जन्मजात होती है, किंतु भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अभ्यास से यानी कि प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। देखिए नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो समझ क्या होती है, हमें जन्मजात होती है यानी कि बचपन से होती है। लेकिन अगर हम भावनात्मक इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की, बुद्धिमत्ता की, तो उसे हम प्रयास से यानी कि प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भावनात्मक समझ से सकारात्मक व्यवहार का विकास होता है। अगर आप में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है तो आप पॉजिटिव बिहेवियर, आपका जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसका डेवलपमेंट होगा, सकारात्मक व्यवहार का विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सकारात्मक व्यवहार आत्मबल और मनोबल प्रदान करता है आपको। यह सफल और खुशहाल जीवन के लिए समस्याओं को प्रभावी तरीके से सुलझाने में भी आपकी मदद करता है। अगर आपका पॉजिटिव बिहेवियर होगा तो वो आपको हर तरह से कॉन्फिडेंस देगा और आपकी लाइफ को एक हैप्पी और अच्छे मोड पर वो लेकर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास निर्णय लेना यानी कि डिसीजन मेकिंग। अगर हम बात करते हैं जब हमने कोई निर्णय लेना होता है, जब हमने कोई डिसीजन लेना होता है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है कि हम सभी निर्णय लेते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ऑब्वियसली हम सब लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन का जो इफेक्ट है वो किस पर पड़ता है, हमारी लाइफ पर पड़ता है। निर्णय लेने के अंतर्गत समस्या के बारे में सोचना और उपलब्ध विकल्पों के द्वारा समाधान निकालना शामिल है। निर्णय लेने का क्या मतलब है कि जो भी प्रॉब्लम आपके सामने है आप उसको समझते हैं, उसके तथ्यों को देखते हैं और आपके पास क्या क्या विकल्प हैं उसको सॉल्व करने के, आप उन पर क्या करते हैं, काम करते हैं और समाधान निकालते हैं। शांति से सोचकर निर्णय लें, ना कि भावुक होकर, ताकि बाद में अपने निर्णय पर खेद ना हो या पछतावा ना हो। कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो सोच समझ कर ले, सिर्फ इमोशनल होकर ही आप कोई भी डिसीजन ना लें। यानी कि सोच समझने का मतलब है कि हर पॉइंट को, हर पहलू को समझकर आप अपना डिसीजन लें। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक पॉइंट की हम बात करेंगे प्रभावी संप्रेषण यानी कि इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन। प्रभावी यानी कि जो इम्प्रेसिव हो, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का बात मतलब होता है जब हम एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से करें। तो पहला पॉइंट इसमें कहता है कि प्रभावी संप्रेषण व्यक्ति प्रभावी भावों के द्वारा व्यक्त करने में मदद करता है। आप अगर आपका जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन जो है आपका वो अच्छा है, तो वो आपकी जो चीजें हैं ना वो लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट होती हैं। दूसरा कहता है दूसरे व्यक्ति को आहत किए बिना अपनी राय व्यक्त करते हैं। अगर आपका एक इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल आप में है तो आप दूसरों को बिना हर्ट किए आराम से उनको अपनी बात समझा पाएंगे। ठीक है, वो दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट कहता है संप्रेषण केवल बोल सुनकर ही नहीं होता, बल्कि भावों से, संकेतों से और शारीरिक भाषा से भी किया जा सकता है। कम्युनिकेशन हम सिर्फ बोलकर या सुनकर नहीं करते, बल्कि अपने जो एक्सप्रेशंस हैं और कोई भी आप संकेत से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सभी संबंध हमारी संप्रेषण निपुणताओं पर आधारित होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और गहरी बात इसमें कही गई है। संबंध यानी कि रिलेशन, हमारे जितने भी रिलेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा, हमेशा इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा कम्युनिकेशन जो तरीका है कम्युनिकेशन का वो कैसा है, हम कम्युनिकेशन करने में कितने परफेक्ट हैं, कितना इम्प्रेसिव है हमारा कम्युनिकेशन। हमारा रिलेशन उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, एक अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारे रिलेशन उतने ही बेटर होते हैं, उतने ही अच्छे होते हैं। और अगर हम हमारा जो कम्युनिकेशन है थोड़ा वीक है या उसमें हम लोगों को इम्प्रेसिव नहीं है, तो उसमें हमारे रिलेशन उसी तरह से फिर होते हैं, वो उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो प्रभावी संप्रेषण है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। सो गाइज हमने डिस्कस कर लिया अपने तीनों टॉपिक्स को, जिसमें हमने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है, टीचिंग मेथोडोलॉजीज पढ़ी है और लाइफ स्किल्स के हमने कुछ टॉपिक्स को, कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। ये आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा है, पॉइंट्स आपको पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बिना लाइक किए बिल्कुल ना जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपके लिए,
आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, बिकॉज जितने भी नोटिफिकेशन हैं आने वाले वीडियोस के वो आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि हम सुपर टेट में यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और थॉरोली डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट हमसे मिस नहीं होगा। सो गाइज, ये आज का वीडियो था। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगी हर सेशन की PDF, तो उसको आप ज्वाइन कर लें। और ये आज का वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।